small inertia. And therefore it can be started and stopped quickly, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, जैसा कि देखो क्या होता है, एक हमने स्प्रिंग से एक मास को बांधा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, क्या होता है इसको अगर हमने रिलीज किया तो पहले तो ये स्ट्रेच करता जाता है और ये नेचुरल लेंथ में मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आ जाता है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी आ जाती है तो उस वेलोसिटी की वजह से नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी ये और नीचे जाता है, और जब इसकी वेलोसिटी दोबारा जीरो होती है फिर जाकर के रुकता है ना। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे ही टॉर्क बराबर हुआ वैसे ही उसी के आसपास की पोजीशन पे ये जाकर के रुक जाएगा, है ना। तो हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जो कॉइल यूज करते हैं वो लाइट कॉइल यूज करते हैं, कम मास की कॉइल यूज करते हैं। मास कम रखने के लिए उसको पतला बनाया जाता है। अब देखो ये तो है आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको उसको पतला बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं, है ना। क्या डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं? थिन वायर ऑफ कॉइल हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल बाई ए। thin wire of coil has a large resistance and which is equal to कितना, रो एल बाई ए फॉर्मूले से एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और because it has large resistance एक मिनट रुको, एक मिनट। अब देखो बच्चों, आप क्या करोगे इसको, गैल्वेनोमीटर को करंट नापने के लिए क्या करोगे, किसी सर्किट में जैसे मान लो आपको किसी रेजिस्टर में से पता करना है कि इतना कितना करंट फ्लो हो रहा है,
तो उस रेजिस्टर के साथ सीरीज में इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करोगे, है ना, ताकि जो करंट उस रेजिस्टर में फ्लो हो रहा है वही करंट इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल में भी फ्लो करने लगे। उस करंट के प्रोपोर्शनल में इस पे टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क के हिसाब से इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। अब ध्यान दो बच्चों के, हमने किसी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्किट में किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजिस्टर के साथ सीरीज में इस गैल्वेनोमीटर को यूज करना है, और अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, बिकॉज इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस, it changes the equivalent resistance of the circuit. And hence it modifies the current which it is measuring. जो करंट ये मेजर कर रहा है उसी को मॉडिफाई करने लग जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब देखो किस तरीके से, लेट्स से कि क्या है, ये एक रेजिस्टर है 4 ओम्स का, और एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसी रजिस्टर में से करंट एक गैल्वेनोमीटर की मदद से नापते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस गैल्वेनोमीटर कॉइल को इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। मान लो इस गैल्वेनोमीटर कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो यहां से करंट एक्चुअल में फ्लो कर रहा था कितना बच्चों, 5 एम्पियर का। लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर में आने की वजह से कितना करंट रह जाएगा भाई इसमें, क्या 1 एम्पियर का करंट ही रह जाएगा क्या? सॉरी, 4 एम्पियर का करंट ही रह जाएगा। बोलिए भाई। हाँ मतलब क्या हुआ कि अब ये जो रीडिंग दिखाएगा इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो तो 4 एम्पियर के प्रोपोर्शन में ही आएगा ना। हाँ तो क्या है, 4 एम्पियर के प्रोपोर्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, तो आपके मेजरमेंट में तो एक तरीके से 20% की एरर हो गई। आपका रीडिंग आना चाहिए था 5 एम्पियर, लेकिन रीडिंग आ रहा है 4 एम्पियर। 1/5 इंटू 100, 20% का एरर हो गया इसमें, विच इज क्वाइट लार्ज। तो क्या है, ये वन ऑफ द लिमिटेशंस है गैल्वेनोमीटर का। एक और लिमिटेशन क्या है बच्चे गैल्वेनोमीटर का, कि देखो जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उस वायर में हीट जनरेट होती है ना। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, इस आई स्क्वायर आर। अब जैसा कि हमें पता है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कोई छोटा मोटा नहीं होता, पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अगर आप उसमें ज्यादा करंट भेजने लग जाओगे तो क्या होगा, पर सेकंड ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसमें। पर सेकंड ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड को कैसे लिख लेंगे हम, हीट प्रोड्यूस को लिख लेंगे इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। ये हीट प्रोड्यूस्ड इतनी हो जाएगी। और इस हीट प्रोड्यूस की वजह से क्या वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या बच्चों? मान लो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ता है, तो इसको एम एस डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वायर। तो देखो क्या है,
जो इंक्रीज इन टेम्परेचर आ गया, क्या वो इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी डिवाइडेड बाई एम एस के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी डिवाइडेड बाई एम एस। ये ऐसा इंक्रीज इन टेम्परेचर आ गया। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अब देखो मास क्योंकि कम है तो क्या उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाएगा? Since because of small mass, its temperature will increase quickly and it may melt. तो इसका मतलब क्या है? Therefore, galvanometer cannot be used to measure large amount of current. Galvanometer cannot be used to measure large amount of current. ज्यादा करंट नापने के काम में ही नहीं ले सकते हम गैल्वेनोमीटर को। Galvanometer cannot be used to measure large amount of current. The galvanometer coil can melt. अब इन दोनों लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। एमीटर बेसिकली क्या डिवाइस होती है? व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस in parallel with the galvanometer coil. Coil is, इसको बोलते हैं शंटिंग करना, लोड शेयरिंग इज shunted with a resistor of small resistance. Galvanometer coil is shunted with a resistor of small resistance. अब देखो ये स्मॉल रेजिस्टेंस से शंट करने से क्या फायदा होगा कि ये जो पूरा बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस अब कम हो जाएगा। इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर को हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस। और जैसा कि हमें पता है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। इसका मतलब ये जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा इट विल इवन बी स्मॉलर देन द शंट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम लिया और शंट रेजिस्टेंस 0.1 ओम ले लिया, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 1.1 यानी 1/11 ओम ऐसा आ जाएगा ना बेटा, है ना? ये बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा छोटा ही होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली शंट रेजिस्टेंस के बराबर ही ये वैल्यू आ जाती है। 1/11 मतलब 0.0909 ओम ऐसा हो गया। सर एक बार लास्ट में दिखाइए।
लाल इसके ऊपर वाला बेटे, हाँ सर हो गया। हो गया भाई। ये वाला पेज नोट कर लिया भाई सबने? एक मिनट सर। सर एक डाउट। बोलो। सर आपने वो पिछले पेज में बताया ना, वो रेजिस्टेंस को उससे कंपेयर करके स्प्रिंग वाले सिस्टम से, वो वाला कंपैरिजन से समझा नहीं, थोड़ा इलेबोरेट कर दो। भाई बेसिकली क्या है कि जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगाया, जैसे ही करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक शुरू में तो स्प्रिंग का कोई टॉर्क लग नहीं रहा है। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क तो एक कांस्टेंट टॉर्क की तरह से काम कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे ये घूमने लगेगा, इट विल एक्वायर सर्टेन वेलोसिटी बाय द टाइम द टॉर्क ऑफ स्प्रिंग बिकम्स इक्वल टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब उस समय तक इसके पास कुछ ओमेगा आ गया है, तो क्या होगा, वहां पे जाकर के ये रुकेगा नहीं कॉइल, और आगे जाएगा। और फिर जब स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ जाएगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के, सो दैट इट हैज रिटार्डेशन, तब जाकर के वो रुकेगा। और जब वो रिटार्डेशन वाली होकर के रुकेगा, तो इसका मतलब क्या है, अब स्प्रिंग का टॉर्क ग्रेविटी के सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क से बड़ा हो गया है, तो फिर वहां से वापस इधर आने लग जाएगा। तो ये इस तरह से ऑसिलेट नीडल करती रहेगी, मतलब वो रुकेगी नहीं। हाँ, कुछ देर बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या है, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह फोर्स की वजह से उसका डैम्पिंग ऑसिलेशन होगा, फिर जाकर के वो बहुत देर के बाद रुकेगी। ऐसा न हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि क्या रहे, उसका मास कम रहे, इनर्शिया कम रहे उसके पास, ताकि क्या है, वो जैसे ही आपने करंट उसमें भेजा, टॉर्क लगा, वो घूमा, और जैसे ही स्प्रिंग फोर्स और का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बराबर हुआ, उससे थोड़ी, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट आगे जाकर के ही वो रुक जाएगा, बिकॉज इट हैज लेस इनर्शिया। भाई किसी बॉडी ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, उसका मास अगर कम है, तो इट कैन बी स्टॉप्ड इन स्मॉल डिस्टेंस। ये बात समझ में आती है भाई? मतलब सर मास कम करने से वो टॉर्क बैलेंस हो भाई जाता है। हम तो क्या है, हम इस पे कंडीशन ये लगाते हैं ना, कि जो हम बोलते हैं कि जब ये रुकता है, उस समय तक इसमें जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे लेकर के आते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जहां पर टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर हुआ है स्प्रिंग के टॉर्क के, वहां पे जाकर के रुक गया। लेकिन अगर अपन इसको वो स्प्रिंग मास सिस्टम वाले कंपेयर से कंपेयर करें, तो क्या वो स्प्रिंग मास सिस्टम नेट फोर्स 0 होने पे रुक जाता है क्या? वेलोसिटी रहती है। उसके पास वेलोसिटी आ जाती है, उसकी वजह से और आगे जाकर के फिर वो रुकता है।
इसमें भी क्या है, आपने तो मान लिया कि भाई जहां पर टॉर्क 0 हो रहा है वहां पे रुक जाता है। उसके पीछे आपका अजम्पशन यही है कि भाई इसका इनर्शिया हमने कम लिया हुआ है, थिन कॉइल यूज की हुई। ओके सर। अब देखिए क्या है, तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस से जब हम गैल्वेनोमीटर कॉइल को शंट करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब इसका रेजिस्टेंस कम आने लग जाएगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 1 ओम था, हमने 0.1 ओम के रेजिस्टर से इसको शंट कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.09 ओम। नाउ 0.09 इज स्मॉल, तो क्या है, हालांकि जीरो तो नहीं हुआ है अभी भी, ये जिस भी सर्किट के साथ आप सीरीज में लगाओगे उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अफेक्ट तो कर रहा है, बट अब उतना नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था। जैसे पहले लगभग 20% की एरर आ गई थी, जो एग्जांपल हमने दिया था, अभी अब उतनी एरर नहीं आएगी, कंसिडरेबली एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा फायदा जो इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर, इस रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगाने में हमें होता है वो क्या है कि अब जो भी करंट आपका आएगा वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे ये आपका कोई रेजिस्टर है, इसके साथ आपने क्या किया, सीरीज में एमीटर लगाया, जो करंट इस रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है वो करंट आप मेजर करना चाहते हो। अब हमें पता है कि अमीटर में इंटरनली क्या होता है साहब, अमीटर में इंटरनली एक गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है और एक शंट रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो करंट बाहर से आया है अब वो क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस में कुछ चला जाएगा और कुछ गैल्वेनोमीटर कॉइल में जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि ये जब करंट का डिवीजन होता है तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस छोटा है उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो करंट आया है इसका मेजर पार्ट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से चला जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से करंट ज्यादा नहीं जाएगा, और करंट ज्यादा नहीं जाएगा तो क्या होगा, जो हम बता रहे थे वो हीटिंग प्रॉब्लम है तो वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता, करंट अगर आपने आधा भी कर दिया तो क्या होगा, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस 1/4 ही रह जाएगी। करंट 1/10 भी अगर आपने अचीव कर लिया तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस 100 के फैक्टर से कम हो जाएगी। अब देखिए, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर क्या है, माना सर इसमें गैल्वेनोमीटर की कॉइल में अब करंट कम जा रहा है, लेकिन इसकी निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो तो गैल्वेनोमीटर कॉइल में जाने वाले करंट के प्रोपोर्शन में आएगा, जबकि हमें तो करंट कौन सा मेजर करना है, आई मेजर करना। theta will be proportional to current in galvanometer coil, but we want to measure the current I, ये मेजर करना चाहते हैं ना हम तो देखो क्या है, हम एक बार हमें IG की वैल्यू पता चल गई तो उससे I कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, अगर गैल्वेनोमीटर में से IG जा रहा है, टोटल करंट I आया, तो ये शंट रेजिस्टेंस में करंट जाएगा I माइनस IG। और हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों पैरेलल में तो दोनों के अक्रॉस ड्रॉप सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हो IG मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय कितना, शंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, IG इंटू RG प्लस RS इज इक्वल टू I इंटू RS। इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, IG इंटू RG प्लस RS अपॉन RS, दैट इज I बराबर हो जाएगा किसके, IG इंटू 1 प्लस RG बाई
ये वैल्यू करंट की, मतलब देखो क्या है, फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर एंड अ गिवन फिक्स वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, करंट जो अमीटर में से फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और गैल्वेनोमीटर का जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो अमीटर का करंट है वो भी डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बस अभी आपको क्या करना होगा बच्चों, इसमें अभी आपको जैसे मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है, और वहां पर आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 5 डिग्री एंगल पर 1 मिली एम्पियर करंट, 10 डिग्री एंगल पर 2 मिली एम्पियर करंट, 30 डिग्री एम्पियर रिफ्लेक्शन पर ना, 5, 10, 15 डिग्री एंगल पर 3 मिली एम्पियर करंट, इस तरह से आपने लिखा हुआ है। तो आप क्या करो कि आपको ये पता है ना कि भाई मान लो 1 + RG/RS की वैल्यू कुछ आ रही है, जैसे जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें ही क्या था, RG था गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस था 1 ओम, शंट रेजिस्टेंस था कितना 0.1 ओम, तो 1/0.1 करोगे तो 10 एंड 1 + 10 बिकम्स 11। इसका मतलब इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि जो अमीटर वाला करंट है वो गैल्वेनोमीटर करंट का हमेशा 11 गुना है, 11 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर आप लिख रहे हो 1 मिली एम्पियर, वहां पर 1 मिली एम्पियर की जगह आप कितना लिख सकते हो 11 मिली एम्पियर, या 2 मिली एम्पियर की जगह आप क्या लिख सकते हो 22 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर की जगह आप क्या लिख सकते हो 66 मिली एम्पियर एंड सो ऑन। क्या इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसको? हाँ तो सर। क्या आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो एक पूरी तरह से एमीटर में कन्वर्ट हो गया? और देखो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि हर बार एक कांस्टेंट फैक्टर से ही आपको मल्टीप्लाई करना, एक कांस्टेंट फिक्स फैक्टर से आप उन सारी रीडिंग्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक नया स्केल बना दो, तो गैल्वेनोमीटर की जगह आपको सीधे सीधे किसकी रीडिंग पता चल जाएगी, एमीटर की रीडिंग आपको पता चल जाएगी बच्चों। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो 33 आएगा। 33 से इससे क्या है, देखो अभी भी इसकी भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप इतना जितना मर्जी करंट भेजना चाहो उतना भेज सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं, आई बढ़ाओगे तो आई जी बढ़ेगा, है ना? तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें लिमिट कहां से आएगी, वहीं से गैल्वेनोमीटर की कॉइल से। जिस इंस्टेंट पे गैल्वेनोमीटर की कॉइल में करंट मैक्सिमम जा रहा होगा अब उससे ज्यादा करंट आप अमीटर से नहीं भेज सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम करंट ये अमीटर मेजर कर सकता है वो किसके बराबर होगा, जितना गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकता था इनटू 1 + RG/RS के बराबर ये वैल्यू आई। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब देखिए भाई क्या है, मान लो आपसे कहा जाए कि a galvanometer which can measure
maximum current of 5 milliampere is to be converted into an ammeter which can measure currents up to 0.5 ampere. तो हमें पता करना है if resistance of galvanometer coil is 1 ohm, then what should be the resistance of the shunt resistor? शंट रेजिस्टेंस का रजिस्टर कितना होना चाहिए? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको? हाँ भाई बच्चों, कैसे करेंगे इसको? क्या बच्चों ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? अब आपको क्या है, अमीटर का मैक्सिमम करंट दिया हुआ है 0.5, तो ये हम रख दें 0.5। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट कितना है? 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 1 प्लस आर जी बाई आर एस। तो क्या मिल जाएगा बेटे? 1 प्लस आर जी बाई आर एस इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10⁻⁻1 है। आर जी बाई आर एस कितना आ गया बेटे? 100 माइनस 1 दैट इज 99। तो शंट रेजिस्टेंस 1/99 ओम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। और देखिए,
अब देखो, ये तो बात हुई क्या, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने की। उसी तरह से वोल्ट मीटर क्या होता है भाई? सर हाँ बेटे। पिछले का पिछला पेज दिखा सकते हो? पिछले का पिछला, ओके। डन सर। सर लेकिन एक डाउट था हम्म सर, वो आपने 1/11 बताया था ना इसका हम्म सर? हम्म। सर आपने जो 1/11 बोला था ना, पार्ट हो जाता है करंट का, हाँ हाँ वो वाला सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बता दो ना। हाँ भाई, वो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो आपका आर जी जो है वो 1 ओम के बराबर है और आर एस 0.1 ओम आपने ले लिया, तो क्या होगा बेटे, आर जी बाई आर एस हो जाएगा 10, 1 + 10 हो जाएगा 11। इसका मतलब आई जो है वो 11 टाइम्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल, ऐसा हो जाएगा। अब मान लो कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल में क्या हुआ, ये 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब निडल में 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल में इस समय पर 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा। यूजर को ये नहीं जानना, यूजर को तो ये जानना है कि टोटल करंट कितना जा रहा है। हमें पता है कि जो टोटल करंट है वो गैल्वेनोमीटर करंट का 11 टाइम्स होता है ना। I इज 11 टाइम्स आई जी। तो जो भी गैल्वेनोमीटर का करंट लिखा हुआ था उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब सर वो कैपेसिटी बढ़ा देता है ना इसकी, हाँ। एमीटर गैल्वेनोमीटर। हम्म। ओके सर सर। तो सर वो डिफ्लेक्शन रेट भी बढ़ जाता है? डिफ्लेक्शन रेट एक तरीके से कम हो जाता है। अब क्या है, सेम डिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा करंट भेजना पड़ेगा आपको, सेंसिटिविटी कम हो जाती है हाँ सर, समझा समझा सर। ना, सेंसिटिविटी डिक्रीजेस। हाँ बेटे, ये वाला नोट कर लिया था सबने? हाँ सर। ओके। किसी को देखना था ना, किसी ने मैसेज किया था सर मेरे को, ये इसका देख लिया बेटा ये? हाँ सर। तो अब देखिए, वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference across any circuit element। हम क्या करते हैं, ये जैसे वोल्ट मीटर है और हमारे पास ये कोई सर्किट बना हुआ, मेरे को रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कैलकुलेट करना। तो मैं क्या करूंगा, ये वोल्ट मीटर लेकर के उस वोल्ट मीटर को भी R2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, सो दैट जितना ड्रॉप R2 के अक्रॉस आ रहा है उतना ही इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी आ जाए। उतना ही ड्रॉप वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी आएगा तो वोल्ट मीटर में से करंट फ्लो करने लग जाएगा।
कितना करंट फ्लो करने लग जाएगा बेटे? करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अगर हमें करंट पता है तो उस करंट को वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा? और करंट निकालना तो हमें आता है ना भाई। क्या है, आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल लो, उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, और इस पूरे को क्या नाम दे दो आप? ये पूरा बन गया है एक वोल्ट मीटर। क्या ये वाला करंट मेजर करना आता है हमको? वो तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा। और जो भी ये करंट है, उस करंट को आप रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस। ये हाई रेजिस्टेंस ही क्यों यूज करते हैं हम? देखो, इसके हाई होने से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होता है? करंट कम फ्लो करता है इसमें। करंट कम फ्लो करता है तो वो वोल्ट मीटर, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में के जलने का खतरा कम हो जाता है ना बच्चों। एक और फायदा क्या होता है, जब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, किन दोनों का? वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस का। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर प्लस 1/R2, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है, तो 1/RV की वैल्यू बहुत कम होगी। इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट को हम क्या 1/R2 ऐसा लिख सकते हैं, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लगभग R2 के बराबर ही आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? हाई रेजिस्टेंस दो फायदे देता है आपको। पहला, इट एंश्योर्स लो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल। कम करंट है तो वो जलने से बचेगा। दूसरा, it does not affect equivalent resistance by large। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? तो how do you convert a galvanometer into voltmeter? By connecting a high resistance wire in series with the galvanometer coil। और वोल्ट मीटर को यूज कैसे करेंगे? जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस या जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस आपको करंट मेजर करना है, उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो। एक टर्म यूज की जाती है आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों? इज द वन which has infinite resistance।
ओपन स्विच के जैसा, मतलब कोई करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा। ये नोट किया बच्चों सबने? तो आइडियल अमीटर किसे कहेंगे बच्चों? आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। और आइडियल वोल्ट मीटर किसे कहेंगे? हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब सर्किट में आइडियल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और इसको सर्किट में ओपन स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपसे कहा जाए कि ये कोई 12 वोल्ट की बैटरी है और क्या है, 4 ओम एंड 2 ओम्स के ये रेजिस्टेंस है। तो हमें पता करना है, फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर। if part 1 they are ideal or part 2 resistance of voltmeter is resistance of voltmeter is, let's say, कितना ले ले भाई इसको, 16 ohms
and resistance of ammeter is 0.6 ohms. तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, पहले पार्ट को, वोल्ट मीटर को तो आप रिप्लेस कर दो किससे, ओपन स्विच से, ये वोल्ट मीटर हो गया, और अमीटर को तो प्लेन वायर से ही रिप्लेस कर दो अगर ये दोनों आइडियल हैं तो कितना करंट बैटरी से फ्लो करेगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो क्या यही 2 एम्पियर का करंट एमीटर से भी फ्लो कर जाएगा, मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर को 2 एम्पियर बोल सकते हैं। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या है भाई, देखो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा होगा वो इस 4 ओम के बराबर आ रहा होगा, इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो कितना आ जाएगा, 4 ओम मल्टीप्लाइड बाई 2 एम्पियर करंट, यानी 8 वोल्ट की रीडिंग उसकी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। अब देखो सेकंड पार्ट इसका क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें 16 ओम दे दिया गया। देखो अगर वोल्ट मीटर और अमीटर के कुछ रेजिस्टेंसेस आपको दे दिए गए हैं तो आप क्या करो, उन वोल्ट मीटर्स और अमीटर्स को उतने रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो। जैसे ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, ये पहले से लगे हुए थे, ये अमीटर यहाँ पे लगा हुआ था, तो इस अमीटर की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, जो अमीटर का रेजिस्टेंस है जैसे 0.6 ओम है वो लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पर ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ था तो वोल्ट मीटर की जगह उसका रेजिस्टेंस लगा दो, वो कितना हमने मान लिया है 16 ओम्स। क्या ये ऐसा हो जाएगा? अच्छा इसको 0.6 की जगह 0.8 लेके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 16 इंटू 4 अपॉन 16 प्लस 4, तो 64/20। तो क्या ये 3.2 ओम आ जाएगा? 3.2 ओम प्लस 2 ओम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.2। 5.2 प्लस 0.8 कर दोगे तो क्या 6 ओम आ जाएगा, हाँ सर। है ना? तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का हो जाएगा कितना, 6 ओम। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 ओम, मतलब कितना बेटे, करंट तो 2 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है ना। अब देखो जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा होगा, क्या वही ड्रॉप इस 3.2 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है उसके अक्रॉस भी आ रहा होगा? तो ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर को हम क्या लिख सकते हैं,
इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू 3.2 ओम, तो क्या ये 6.4 वोल्ट के बराबर का आ जाए? तो देखो रीडिंग ऑफ अमीटर तो उतनी ही रही, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, ऐसा है ना, कुछ कैलकुलेशन का डेटा ऐसा बैठ गया कि भाई क्या है, रीडिंग ऑफ अमीटर उतनी रही है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उतनी ही रहेगी। समझ रहे हो? कहीं कुछ लोग ऐसा नियम बना लें अपने दिमाग में कि साहब अमीटर में तो रीडिंग चेंज नहीं होती है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। ऐसा है क्या बच्चों? ऐसा नहीं है। वो बाई चांस ये दो 6 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोबारा आ गया, पहले भी 6 ओम था, वापस 6 ओम आ गया। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? वो 6.4 वोल्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है भाई सबको? और देखिए, मान लो हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि एक ऐसा सर्किट हमने बनाया बच्चों, और इस सर्किट को क्या करते हैं, इस सर्किट में लोगों ने क्या कहा कि यार हम अगर इस अमीटर की जो रीडिंग आती है और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है, उस रीडिंग को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे को इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी क्या? उन्होंने आइडियल मान लिया है इसको, है ना। मान लो हमसे ये बोल रहे हैं कि इफ द reading of voltmeter and the ammeter are 20 volt and 4 ampere, then what will be the value of resistance capital R? तो क्या कैपिटल R को हम 5 ओम लिख सकते हैं, या कैपिटल R 5 ओम से ज्यादा होना चाहिए, या 5 ओम से कम होना चाहिए, या डेटा नॉट सफिशिएंट? क्या ये ट्राई कर सकते हैं बच्चे? अगर आइडियल है तो फिर 5 ओम बता सकते हैं ना। हाँ, आइडियल है तब 5 ओम होगा, आइडियल नहीं है तो क्या होगा? अज्यूम दैट दे आर नॉन आइडियल।
5 ओम से ज्यादा होगा। 5 ओम से ज्यादा होगा क्या बेटे? हाँ सर। नहीं, 5 ओम से कम होगा। देखो आप ऐसे देखो कि इधर से जो करंट आ रहा है वो 4 एम्पियर करंट जा रहा है। नहीं, सही बोल रहे हो तुम, 5 ओम से ज्यादा होगा। कुछ करंट जो है वो वोल्ट मीटर में चला जाएगा। मान लो x एम्पियर करंट वोल्ट मीटर में चला गया, इसका मतलब रेजिस्टर में जो करंट गया वो कितना गया बेटे? 4 माइनस 4 से कम गया। हाँ है ना? सर। और ये जो रेजिस्टर में करंट गया 4 माइनस एक्स, अगर इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा मेरे को। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या वही वोल्ट मीटर की रीडिंग है क्या? हाँ सर। वही वोल्ट मीटर की रीडिंग है। तो वो कितनी है? 20 वोल्ट। तो R की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 4 माइनस एक्स। इसका मतलब R इज ग्रेटर देन 5 ohms। ये R की वैल्यू ग्रेटर देन 5 ohms। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब देखिए, अब हम ये अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर भी क्या होता है? वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस ही होती है। यहां पर वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो देखो, वो तीनों डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल सेम था। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगता है जो कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है। इसमें हम क्या करते हैं? एक प्राइमरी सर्किट यूज करते हैं। उस प्राइमरी सर्किट में क्या होता है? एक पोटेंशियोमीटर का वायर होता है और उस वायर को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से और एक रियोस्टैट से। बैटरी का कुछ ईएमएफ है, कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये रियोस्टैट है। ये ए भी एक पोटेंशियोमीटर वायर है। और यहाँ पर कनेक्टेड है क्या? एक गैल्वेनोमीटर। और इधर कनेक्टेड है एक जॉकी। और ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। भाई जिधर भी आपको जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसका हाई पोटेंशियल यहाँ कनेक्ट कर दो, लो पोटेंशियल यहाँ कनेक्ट कर दो। हाँ, जैसे मान लो क्या है, आपको कुछ नहीं करना। एक कोई भी सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट में आपको किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना, इस R2 के अक्रॉस नापना है। तो आप क्या करें? R2 का एक टर्मिनल इससे ज्वाइन कर दो, एक टर्मिनल इससे ज्वाइन। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने की वजह से क्या है? जैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं कुछ मान लूं VA, तो इस करंट की वजह से जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर वायर पे आगे बढ़ते जा रहे हो, पोटेंशियल कम होता जा रहा है। VA से पोटेंशियल कम होता जा रहा है। VA माइनस 1 वोल्ट, VA माइनस 2 वोल्ट, VA माइनस 3 वोल्ट, VA माइनस 4 वोल्ट, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल
इस पोटेंशियोमीटर वायर पे अलग अलग है, और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन मेंटेन कर रहा है? ये जो बैटरी है, ये बैटरी करंट फ्लो करा रही है, उसकी वजह से इसके अलग अलग सेगमेंट्स के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, अच्छा R2 के भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है। अब आपने क्या किया, ए पॉइंट को तो इधर डायरेक्टली R2 के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो VA ही हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल तो VA हो गया। मान लो ये कोई पॉइंट है P, देखो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA के तुलना में कम है ना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो VA के कंपैरिजन में कम है, और P का पोटेंशियल भी VA के कंपैरिजन में कम है। अगर मान लो P, क्या ऐसी संभावना है कि कोई ना कोई पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पे ऐसा मिल जाए सच दैट पोटेंशियल ऑफ P एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, इसको मान लो कुछ C नाम दे दो, तो P और C का पोटेंशियल बराबर हो जाए, क्या ऐसा पॉइंट मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है पोटेंशियोमीटर वायर पे? हो सकता है। अगर पोटेंशियल ऑफ P और पोटेंशियल ऑफ C बराबर हो गया, तो क्या मैं बोल दूंगा कि गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 फ्लो होने लग जाए? एंड वाई से वर्सा, कि अगर मान लो मैं पोटेंशियल इस P पॉइंट को, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर वायर पे टच करवा रहा हूं, अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C बराबर हो गया है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P के। इसका मतलब क्या हो गया है, VA माइनस VC की वैल्यू, मतलब ये जो R2 रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है वो VA माइनस VP के बराबर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? एंड नॉट जस्ट दिस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो गया है, इसका मतलब क्या है, द एंटायर पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज सेम अमाउंट ऑफ करंट। पूरे वायर में से करंट सेम फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो गया है, और अगर यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी I फ्लो करेगा, इधर भी I फ्लो करेगा, इधर भी I फ्लो करेगा, इधर भी I फ्लो करेगा, और इधर से I करंट आया और इस वायर में I करंट चला गया, इसका मतलब ऊपर कोई करंट नहीं गया, इधर कोई करंट नहीं गया, इधर से कोई करंट नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ये जो आपका प्राइमरी सर्किट था और ये जो आपका सेकेंडरी सर्किट है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। हाँ, मतलब एंड हम ये बात जो लिख सकते हैं, एक तो ये बात सही है, एक और चीज क्या लिख सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट आर आइसोलेटेड। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट जो हैं वो एक दूसरे से आइसोलेटेड हो चुके। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब आप देखिए कि हमारा अब टास्क क्या है, हम VA माइनस VC पता करना चाहते थे। अगर मैं VA माइनस VC की जगह VA माइनस VP पता लगा लूं, ये जो AP है, AP को कहेंगे बैलेंस लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। तो अगर मैं इस बैलेंस लेंथ के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है वो अगर मैं पता लगा लूं, तो मुझे वो VA माइनस VC भी मिल जाएगा।
क्यों बच्चों? अब ये VA माइनस VP कैसे पता लगाएंगे अपन? देखो, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्रॉप अक्रॉस सेगमेंट AP को मैं क्या लिख सकता हूं? करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AP। क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा? और रेजिस्टेंस ऑफ AP क्या होगा? रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ AP डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्या ये ड्रॉप अक्रॉस सेगमेंट AP इतना आ जाएगा? और ड्रॉप अक्रॉस एंटायर पोटेंशियोमीटर वायर कितना आ रहा होगा? ड्रॉप अक्रॉस एंटायर पोटेंशियोमीटर वायर आ रहा होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर AB। तो कितना आ जाएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू AB डिवाइडेड बाय एरिया A। तो देखो, क्या ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP डिवाइडेड बाय लेंथ AP, ये किसके बराबर आ रहा है? I रो बाय A के। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ AB, ये भी किसके बराबर आ रहा है? I रो बाय A के। क्या इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP अपॉन AP इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB अपॉन AB? इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AP। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। है ना? मतलब अगर आपको टोटल लेंथ के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है ये पता है, तो आप इसको लिख सकते। ये जो क्वांटिटी है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट के सिंबल से इसको डिनोट कर सकते हो आप। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय AP। पोटेंशियोमीटर वायर पर अगर आपको किसी भी एक सेगमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है ये लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है उसको दैट करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस लेंथ के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है वो मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? नाउ लुक एट दिस सिचुएशन। मान लो आपसे कहा जाए कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उस पोटेंशियोमीटर वायर में हमने कुछ इस तरह का सर्किट बनाया। हाँ, मान लो हमसे कहा कहा जा रहा है क्या कि when switch is
kept in position 1, when switch is kept in position 1, the balanced length on potentiometer wire was found to be L1, and when switch is kept in position 2, the balanced length on potentiometer wire was found to be L2. तो हमें पता करना है भाई E1, E2, L1, L2 में क्या रिलेशन आएगा. फाइंड रिलेशन बिटवीन E1, E2, L1, L2. तो कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो, जब मान लो स्विच पोजीशन 1 में है तो उस समय पर आप क्या करो, इन बैलेंस लेंथ जब आई है तो आपका सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट एक दूसरे से आइसोलेट हो चुके हैं. ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L1 को KL1 ऐसा लिख सकते हैं. और क्या ये E1 के बराबर आएगा क्या बच्चा? क्या ये वाला ड्रॉप बैटरी के EMF के बराबर ही होगा? देखो, अगर बैलेंस लेंथ है तो इसका मतलब ये वाला करंट 0 है, और ये करंट 0 है, इसका मतलब बैटरी में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. बैटरी में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप EMF के बराबर ही है क्या? बोलिए भाई. नहीं समझा. देखो, आप ऐसे देखो कि एक तरीके से आपने क्या किया है, आपका जो सेकेंडरी सर्किट है यहाँ पर, क्या वो सिर्फ एक बैटरी ही बन गई है? सेकेंडरी सर्किट इज योर बैटरी ओनली. तो सर्किट ऐसा बन गया ना, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है E1 R1 वाली, और बैटरी का एक एंड हमने कनेक्ट कर दिया है किससे? पोटेंशियोमीटर वायर से. और दूसरा एंड जो है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने एक पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर पे कनेक्ट कर दिया है, और ये लेंथ L1 के बराबर आई. तो क्या हो जाएगा? ये रियोस्टेट इधर आ गया. अब देखो, बैलेंस लेंथ अगर आ गई है, इसका मतलब ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पैरेलल केस के हिसाब से. अरे नहीं, पैरेलल के हिसाब से नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 जा रहा है ना बेटे. आप ऐसे हाँ देखो, सर, हाँ इस सर. इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप कुछ x मान लो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लो. क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी y हो गया. तो इस लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है? x माइनस वाई. और ऊपर भी देखोगे तो ड्रॉप कितना आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ड्रॉप. क्या ये भी x माइनस वाई आ रहा है? हाँ सर. अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा होता
तो फिर ये बात नहीं बोल सकते थे हम। क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा होता तो ये y है, तो ये वाला y, ये बात नहीं बोल सकते थे ना बेटे, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते। हाँ सर। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं क्या, जो ड्रॉप इधर बैटरी के अक्रॉस आ रहा है वही ड्रॉप इस सेगमेंट में भी आ रहा है। यही कंसेप्ट बार बार पोटेंशियोमीटर में यूज होता है। देखो ऊपर भी तो यही लॉजिक दिया था हमने। हमने कहा था गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एपी के अक्रॉस ड्रॉप वीए माइनस वीसी, ये वाला ड्रॉप वीए माइनस वीसी, ये ड्रॉप ये किसके बराबर है, इस वाले ड्रॉप के, सॉरी वीए माइनस वीपी के, वीए माइनस वीसी इक्वल टू वीए माइनस वीपी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट 0। देखो ये दोनों टर्मिनल तो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल तो सेम है ही। आपने इन दोनों को भी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बीच में क्या लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर का ड्रॉप 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। इसका मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप बराबर हो जाएगा। हाँ सर। यहाँ पर भी क्या है, इस पूरे को हटा करके बेसिकली हमने क्या लगा दिया, सिर्फ एक बैटरी तो लगा दी, जो नीचे वाला सर्किट है उसमें ऊपर वाले पूरे तामझाम को हटा करके सिर्फ एक बैटरी लगा दी। अगली बारी में क्या कर रहे हैं हम, अगली बारी में इस स्विच को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब ऊपर वाली बैटरी सर्किट से गायब। अब क्या है, इस बैटरी के अक्रॉस एक नई बैलेंस लेंथ पता करोगे आप, वो L2 आती है। तो क्या अगेन हम ऐसा लिख सकते हैं के L2 बराबर होगा E2 के। हाँ तो बेसिकली आपके पास वैल्यू आ गई L1/L2 इक्वल टू E1/। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। देखो आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं। मान लो क्या है, मान लो मैं कहूं कि इफ के इज अरे अभी मैं नहीं आ सकता।
if K is potential gradient on potentiometer wire and L is the balance length, then determine the value of L. क्या बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो बैलेंस लेंथ होगी उस बैलेंस लेंथ के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा होगा वही ड्रॉप ये पूरा भी होगा, मतलब इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप ये वाला भी होगा, तभी वो बैलेंस लेंथ आ रही है। हाँ सर। इसको A, इसको C, इसको P नाम दे दो आप, तो हम क्या बोल सकते हैं, एट बैलेंस लेंथ VA minus VP is equal to VA minus VC। अब VAP को क्या हम KL ऐसा लिख सकते हैं, VAC को कैसे लिखें बच्चों? अच्छा, क्या ये ऊपर वाला सर्किट अब नीचे वाले सर्किट से अलग हो चुका है? तो ये जो ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इसको हम E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r ऐसा लिख सकते हैं। और E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r को अगर मैं कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे VAC की वैल्यू मिल जाएगी? हाँ इसका मतलब क्या है बेटे, L की वैल्यू क्या हो गई, E इंटू R अपॉन K इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल। ये ऐसी बैलेंस लेंथ आपको मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है बच्चों, बाकी जो है वो हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा पोटेंशियोमीटर के कुछ एग्जांपल्स हमको और लेने हैं, और सर आप पिछला पे दिखा सकते हो? क्या बोल रहे हो बेटे, पिछला पिछला पेज? डन सर। सर करंट खत्म हो गया ना फिर अभी?
सर लेक्चर ओवर हो गया।